नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कवर्धा में रिमांड कबीरधाम जिले से खबर है, जहां बोडला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में फिर से नल कनेक्शन में कीड़ा युक्त पानी की सप्लाई की जा रही है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले दर्जन भर लोग डायरिया से बीमार पड़ गए थे, जिसका कारण पेयजल सप्लाई में कीड़ा निकलने से हुआ था। बोडला नगर पंचायत सीएमओ की बड़ी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। समस्या सर कि नल के पानी में न कीड़ा आते हैं, जेकर तो 3 महीने हो गए सर कीड़ा आज। और यहाँ तबीयत दस्त चालू हो गई है। पूरा कम से कम 2 महीना मोर तबीयत खराब है सर, भी दस्त के चलते हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे सर। मैं 7 दिन रहे सर जी। ये 3 महीने हो गए सर जी। गंदा पानी आते है और कीड़ा भी आते बड़े बड़े। शिकायत सीएमओ मैडम से करें सर। अपन पावती भी नहीं ले, लेकिन वो दे लिखित में भी मौखिक भी बोले। ओकर बाद मैडम कोई एक्शन नहीं ले, हाव कैसे बस वहाँ भी दें सर जी, लेकिन अधिकारी मन आबे नहीं करे। और पाइप बिछा दे सर, ये सामने में नया पाइप डालबो के त्योहार के पहले के 15-20 दिन हो गए, जबकि कोई काम ही नहीं हो है वहाँ। 9 नंबर सर, ये वहू आते सर जी। 1 नंबर में सामने हवा, 1 नंबर में ज्यादा पूरा बस्ती में आते वहाँ। वार्ड नंबर 9 में जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई है, लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है। और सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने वहां जाके सर्वे किया कि कितने परिवारों में ये समस्या आ रही है। तो लगभग 10-15 परिवारों में समस्या हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेस करने की कोशिश किया, फॉल्ट कहाँ पे लीकेज की दिक्कत है कि क्या है। बट लीकेज की प्रॉब्लम कहीं पे पता नहीं चल पाया, ट्रेस नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों ने 10-15 परिवार में जहाँ पे गंदा पानी आ रहा था, उसको हमारे द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। और उनके लिए लगातार अभी हम टैंकर के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी अब लीकेज की दिक्कत अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे गंदा पानी आने का कारण भी हम लोग पता कर रहे हैं, इसलिए उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। जिन परिवारों में आ रहा है ब्लॉक कर। लीकेज का हमने दिया था, लीकेज का भी ट्रेस नहीं हो पाया है, और इसलिए चूंकि अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए उनको ब्लॉक। सर्वे हम लोग पे सर्वे करने के लिए पूरे नाले को तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नाले के पास बगल में ही बना हुआ है। इसलिए हम उसको हटा करके सीधे नया हम लोग पाइपलाइन वहाँ पे बिछा रहे हैं 10 परिवारों के लिए। पानी टंकी की सफाई अभी 2 महीने पहले ही हुई है। मैनुअली हम लोग हर 2 महीने में करवाते हैं पानी की टंकी। और अभी रिपोर्ट कार्ड नहीं है, लेकिन हम लोग सैंपल भेजते हैं पीएचई में, और सैंपल हम लोगों ने भेजा है। पीएचई में हम लोगों ने सैंपल भेजा है, जिसमें सभी जो पानी है वो साफ पाया गया है। सभी पानी 3 पानी की टंकियां हैं, तीनों का सैंपल हम लोगों ने भेजा था, जिसमें पानी स्वच्छ पाया गया। वहाँ पे फिर हो सकता है कि कुछ दिक्कत होगी पाइपलाइन में, हो सकता है। नहीं तो वहाँ पे पाइपलाइन को हमने ब्लॉक कर दिया है ना। यहाँ पे जिन परिवारों में जो गंदा पानी आ रहा था, उसको हमने सैंपल को नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ पे हम उनको जल प्रदाय हम टैंकर के माध्यम से कर रहे हैं, और वहाँ पे हमने ब्लॉक करवा दिया है। ठीक है, अगर ये जानकारी मुझे नहीं थी, मैं इसको चेक करवाती हूँ, जांच करवाती हूँ कि क्या ऐसा क्यों हो रहा। मनेन्द्रगढ़ समेत आसपास के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आज देवउठनी एकादशी के व्रत धूमधाम से मनाया गया। नगर के प्रमुख मंदिर में श्री राम मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहीं इस दौरान महिलाओं ने धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और तुलसी के विवाह का कार्यक्रम संपन्न करवाया। आपको बता दें कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, और इस साल देवउठनी एकादशी का पर्व 23 नवंबर को मनाया गया। वहीं देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इस दिन विशेष पूजा की जाती है। जी, ये कार्तिक मास की आज जो बड़ी एकादशी है, और ये एकादशी जितनी भी एकादशी पड़ती है साल भर में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और आज के दिन जो है भगवान का विवाह तुलसी जी के साथ हुआ था, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ श्री राम मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। और जो कार्तिक महिला मंडल की महिलाएं हैं, ये तुलसी विवाह में शामिल हो रही हैं। दिन भर आज आयोजन चलेगा, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं मंदिर में, भगवान के लिए दीपदान कर रहे हैं, निशावर कर रहे हैं और तुलसी विवाह संपन्न करवा रहे हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने इस दौरान झीरम हत्याकांड का जिक्र किया और कहा कि उस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शहीद हुए थे। एनआईए ने दबाव में काम किया। अब ये मामले छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ में है। और क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आपको पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें एनआईए की याचिका, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एनआईए ने ये मांग की थी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम कांड की जांच के लिए जो एफआईआर दर्ज की है उसको निरस्त किया जाए। विधानसभा चुनाव 2013 से ठीक पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमेटी की तरफ से जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर कथित नक्सली हमला हुआ। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला जी, पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी, दिनेश पटेल जी और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित कुल 32 लोग शहीद हुए। मुझे जैसा याद आता है कि लोकतंत्र के इतिहास में, पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में, ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक हत्याकांड था। इस हत्याकांड की जांच जो है वो एनआईए को सौंपी गई और एनआईए ने जांच शुरू की। 2014 में चालान प्रस्तुत हुआ पहला, 2015 में दूसरा, उस पर मैं आता हूं अभी। तो एनआईए ने जो जांच की, उसमें जांच में बाद में पता चला कि इस जांच में हत्याकांड का षड्यंत्र वाला हिस्सा तो शामिल ही नहीं है। एनआईए की जांच में वो शामिल ही नहीं था कि हत्याकांड का षड्यंत्र किसने रचा। आज फिर ये हुआ कि जब ये दोनों चालान आ गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से बाद में जब हमारी सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, तो एक एफआईआर हुआ 2020 में। उस एफआईआर के आधार पर हमने जांच शुरू की, छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की। तो एनआईए सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में पहुंच गई कि इस एफआईआर को निरस्त किया जाए। एनआईए चूंकि जांच एजेंसी थी और उसने जांच कर ली है, इसलिए और किसी जांच की जरूरत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पहले स्टे किया, फिर उसको खारिज कर दिया। फिर एनआईए हाई कोर्ट पहुंची, वहां भी स्टे हुआ, फिर उसके बाद वो भी याचिका खारिज हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस तरह से एनआईए की याचिका खारिज हो गई है। तो इस फैसले से यह तय हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस 2020 में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके आधार पर झीरम कांड के, ये झीरम हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र की जांच कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इस आपराधिक षड्यंत्र की जांच करेगी और उन चेहरों से नकाब हटाएगी जो इस षड्यंत्र में शामिल थी। तो सवाल यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? एनआईए तो उन्हीं के अधीन है। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों षड्यंत्र की जांच नहीं होने देना चाहते? और केंद्र की भाजपा सरकार के अलावा राज्य की जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उसने जो किए, उस पर भी मैं आपको एक एक करके कुछ बिंदु बताना चाहता हूं।
2014 में एनआईए ने पहला चालान प्रस्तुत किया और 2015 में दूसरा चालान प्रस्तुत किया। इन दोनों चालान में नक्सली संगठन के जो प्रमुख नेता हैं गणपति और रमन्ना, तीसरा नाम भी था गुड़सा उसेंडी, तो गणपति और वो रमन्ना का नाम जो है उस दोनों चालान में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस चालान से पहले एनआईए जो भी कार्रवाई कर रही थी उसमें गणपति और रमन्ना के नाम का जिक्र बार बार आया, उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी बात की गई। लेकिन जब चालान प्रस्तुत किया गया तो कहा कि ये दंडकारण कमेटी ने ये षड्यंत्र रचा है, तो शीर्ष नेताओं का नाम इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं रखा उन्होंने। जो नक्सली संगठन को थोड़ा बहुत समझते हैं, आप पत्रकार होने के नाते समझते ही होंगे कि पॉलिट ब्यूरो से लेकर सेंट्रल कमेटी से होकर मिलिट्री एक्शन कमेटी से होते हुए जोनल कमेटी से होते हुए दंडकारण समिति जो है वो 5वें नंबर की हायरार्की में है, 5वें जगह पर है वो। और इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, जिसको मैंने कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था, इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र दंडकारण समिति जैसी छोटी समिति नहीं कर सकती। लेकिन गणपति और रमन्ना का नाम हटा दिया एनआईए ने, किसके कहने पर हटाया? फिर जब ये हमने देखा तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में सवाल उठाया, हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा, राज्य की सरकार जो है सीबीआई जांच करवाएगी। उसको नोटिफाई कर दिया गया, केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया गया। दिसंबर 2016 में भाजपा की छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने ये केंद्र को पत्र भेजा, कोई जवाब नहीं, सीबीआई जांच शुरू ही नहीं हो रही है। तो मार्च 2017 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा रमन सिंह जी को कि वो सीबीआई जांच का क्या हुआ बता दीजिए एनआईए के, ये झीरम कांड के। उसका कोई जवाब नहीं आया। 2018 में चुनाव हो गए और चुनाव के परिणाम आते तक रमन सिंह जी इस मामले में चुप रहे कि सीबीआई जांच का क्या हुआ। जब हमारी सरकार आई, फाइलें खुली, तब जाकर मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को पता चला कि सीबीआई ने तो तभी मना कर दिया था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि ये मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है, एनआईए ने जांच कर ली है, वो पर्याप्त है। तो सवाल यह है कि रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात प्रदेश की जनता से क्यों छिपाई? ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, राजनीतिक हत्याकांड हुआ है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की अगर घोषणा की थी और सीबीआई जांच अगर सीबीआई ने मना कर दिया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते प्रदेश की जनता को, पर उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये बात आज भी, ये प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है, ये बात आज भी पूछी जा सकती है और रमन सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि ये बात क्यों छुपाई उन्होंने। जब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई दोनों की मंशा पर सवाल है, तो उसका एक उदाहरण मैं और देता हूं कि झीरम कांड को की जांच के लिए एक आयोग बना, जस्टिस प्रशांत मिश्रा उसके अध्यक्ष थे। उस जांच के लिए जो दायरा बनता है, उस जांच के दायरे में भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल छूट जा रहे थे। आयोग का जब गठन होता है, उसके जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनते हैं, तो आयोग जो है उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो सरकार तय करती है कि आयोग इन बिंदुओं पर जांच करेगा और उसमें षड्यंत्र शामिल नहीं था। जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद हमने समझा कि इस आयोग का दायरा बढ़ाना चाहिए, तो उसमें कुछ बिंदु हमने और जोड़े और उस आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ाया। तब तक जस्टिस प्रशांत मिश्रा उपलब्ध नहीं थे।
तो किसी और की नियुक्ति होनी थी, हुई। अब दिलचस्प बात यह है कि झीरम कांड की जांच होनी है, आयोग का जांच का दायरा बढ़ाया गया है और धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, वो हाईकोर्ट जाते हैं कि ये आयोग के जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप समझते हैं कि यहां पर एक नक्सली हमले के नाम पर राजनीतिक हत्याकांड किया गया है, तो आपको ये रोकने का आपको हक नहीं है, आपको अधिकार भी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हाईकोर्ट जाते हैं कि जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक सवाल यह भी है कि धर्मलाल कौशिक जी किसके कहने पर कोर्ट गए और वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम षड्यंत्र की जांच की बात क्यों करते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, 2-3 सवाल आपको बताता हूं। 6 और 7 मई 2013 को 35 किलोमीटर की विकास यात्रा निकली। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। 35 किलोमीटर की बस्तर जिले में यात्रा थी। कुल मिलाकर 1781 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। Z+ सिक्योरिटी थी रमन सिंह जी को, तो सुरक्षा इतनी मिलनी ही चाहिए थी, बहुत अच्छा था। पर उसके कुछ दिनों बाद, 18-19 दिनों बाद, कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकलती है उसी बस्तर जिले में 45 किलोमीटर की, और उस 45 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए उनकी संख्या थी 138। तो सवाल यह उठता है कि अच्छा, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो लोग थे उनको भी Z+ सिक्योरिटी थी, उनको भी थी, माननीय नंद कुमार पटेल जी को थी, महेंद्र कर्मा जी को थी, तो कम से कम 2 Z+ सिक्योरिटी वाले वहां थे। तो अगर Z+ सिक्योरिटी होना कोई दायरा है, कोई क्राइटेरिया है, कोई अगर वो आप कहते हैं कि सुरक्षा के लिए वही एक क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया से भी 1781 की तुलना में सिर्फ 138। आप जो जस्टिस मिश्रा कमेटी के आयोग की सुनवाई में, बहुत सी सुनवाई में मैं भी उपस्थित रहा, तो बहुत सारे सवाल और हैं। रोड ओपनिंग पार्टी गई थी कि नहीं गई थी? जो एहतियात होते हैं नक्सली एरिया में परमिशन देने के, वो हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं हुए। जब आप इन सवालों पर जाएंगे तब पता चलेगा कि किसके निर्देश पर यह सुरक्षा घटाई गई, कौन ये फैसला ले रहा था कि 45 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए, जिसमें Z+ सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वहां पर आपको सुरक्षा कम देनी है, किसके कहने पर हुआ? और ऐसा नहीं कि यह खतरा नहीं था। महेंद्र कर्मा जी ने जनवरी 2013 में एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था कि मेरी जान को खतरा बढ़ रहा है, चुनाव के दिन आ रहे हैं, मेरी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, और राज्य सरकार ने उस पर भी कार्रवाई नहीं की। तो यह भी सवाल है कि राज्य सरकार ने मांगने पर भी उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। तो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उससे आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच तो कर लेगी, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा, पर मूल राजनीतिक प्रश्न बचा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे बचाना चाहती है, क्यों जांच नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी झीरम की आपराधिक षड्यंत्र की जो व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है, उसमें उसकी जांच क्यों नहीं होने देना चाहती। रमन सिंह ने सीबीआई के इनकार को क्यों छिपाया, और धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट किसके कहने पर गए, क्यों गए? आमतौर पर कोर्ट वही लोग जाते हैं जिनके अपने हित जो है आहत होने लगते हैं।
कोई आपराधिक षड्यंत्र हुआ, कोई राजनीतिक हत्याकांड हुआ, कोई घटना हुई, उसको रोकने के लिए उससे जांच से बचने की कोशिश वही लोग करते हैं जो अमूमन जिनके ऊपर आंच आती है। तो ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, आप सब साथियों के लिए है, सोचने के लिए कि ये जांच को क्यों रोकना चाहते हैं, ये जांच क्यों नहीं होने देना चाहते, ये बार बार अड़ंगा क्यों अटका। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।